सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं बड़ा खुश आया था, लेकिन आपकी टाई मुझे गमगीन कर रही है। सर क्यों? सर बिलू जो रंग है ना, ये गम की अक्कासी करता है। मतलब आप देखें कि ब्लूज़ जो म्यूज़िक है अमूमन पेंटाटोनिक होता है, वो भी गमगीन गाने होते हैं। इसी तरह विंटर ब्लूज़ होते हैं, फिर वेडिंग ब्लूज़ होते हैं। तो ये ब्लू जो है ना, ये उदासी लेके आता है। आप सर समझे नहीं। सर ब्लू है कॉन्फिडेंस का कलर, ये मेरी पावर ब्लू टाई है। सर जुम्मे के दिन हम आए हैं पावरफुल। वाह। और ख़बरें भी बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन उससे पहले सर कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है, यानी कि आज जो आप आए हैं, आज आप दिफाई तजियाकार के तौर पे नहीं आए, आज आप अग्रेसिव अटैकिंग तजियाकार। सर ऑफेंसिव गेम खेलने हैं। वाह। तो सर हुआ क्या, ऐसे हो गया है। सर आज मैं वो गाड़ी में बैठा अपनी, तो वहाँ पे मुझे वो टेम्परेचर गेज पे हल्की सी झलक पड़ी मेरी, और मुझे अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है गाड़ी में बैठ के। थोड़ा सा सेक जो आता है ना समर्स का, वो इतनी जल्दी आ गया। सर आज कुछ 36 डिग्री था टेम्परेचर। तो सर गर्मियाँ मुझे पता है, मैं सिर्फ आपके लिए शो की हद तक कह रहा हूँ ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए, और जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए आप गर्मी से कितना घबराते हैं। सर हसास आदमी जो है ना, वो है जो हर एक का दुख समझे। आज आपको पता लगा है कि डबल रोटी टोस्टर के अंदर कैसा महसूस करती है। सर वाह सर। तो चले सर, गर्मी तो सर ये आने जाने वाली चीज़ है। सर गर्मी आई है, आएगी नहीं सर, 9 महीने रहती है, इतनी कुछ जल्दी नहीं जाती। चली जाएगी ना, उसके बाद एंजॉय करेंगे, विंटर लुक में आएंगे। सर ये जिम वाला अब माहौल आ गया, अब मजा आएगा जिम के। सर्दियों में आप एम कहते रहते हैं, गर्मियों में सर असल में सर्दियों में जिम करना होता है ताकि आप गर्मियों में दिखा सको। तो हमने दोनों नहीं किए। सर एक और बात, मैं बाकायदा हमारी खबरों पे जाने से पहले, कि मुझे तो कुछ तस्वीरें गुजरी, कुछ खबरें, कुछ सुर्खियाँ पढ़ी हमने। बसंत का बड़ा एक चर्चा जो है फॉर डिफरेंट रीजंस ख़बरों में है। उसकी वजह ये कि कुछ वाक़यात पेश आए जिनके अंदर डोर से कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक तो बल्कि फैसलाबाद में बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। बच्चा जो था बेचारा, वो यंग ही था, आई थिंक उसको तो वो अपनी जान खो बैठा है इस चक्कर में। तो हमने तो हमेशा अपने शो पे, हालांकि परसेप्शन ये है कि हम प्रमोट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं कि आप जिस डोर का इस्तेमाल करें वो इस नौयत की हो कि जो जान ले सके किसी की। और यही मेरे ख्याल में पूरा मुद्दा है इस सारे मसले का। तो एक जो चीज़ जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें नज़र आई, जो कि थोड़ा ग्लिमर ऑफ होप की नज़र से मैं तो देखूंगा उसको, कि वो जो मोटरसाइकिलों पे, आपको याद है एक ज़माने में फिर वो कहते थे जी आप आगे वो लगा लें सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, वो जो पूरी एक छोटी पतली स्टिक पूरी बाइक तक जाती है, वो डोर असल में उसमें फंस जाती है, फिर आपके गले तक नहीं जाती, वो उसमें से निकल के पीछे निकल जाती। तो ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस, बल्कि एक तो पंजाब पुलिस की तस्वीर है जिसके पंजाब पुलिस के काफ़ी लोग जो हैं वो बाइक्स पर बैठे हुए दिखा रहे हैं कि हम भी लगा के अब जो है अपनी जो उन्होंने गश्त करना होता है इर्द गिर्द शहर में, उसके ज़रिए करेंगे। और तमाम जो और लोग हैं उनको भी ये मशवरा दे रहे हैं वो। तो मे भी सर थोड़ी सी इसके अंदर लचक, थोड़ी सॉफ्टनेस, थोड़ा एक चीज़ आ रही है कि जी हम इस साल इस चीज़ को इस तरह लेके जाएंगे और अगले साल से शायद इसके अंदर कोई करने की कोशिश करें। लेकिन जब तक ये डोर वाला मसला है ना सर, तब तक तो हम भी इसके साथ नहीं। बिल्कुल, वो ऐसा तासुर जाता है कि हमने बहुत प्रमोट किया है बसंत को, हमने उसके लिए बड़े एडवोकेसी की है। देखें, वो तो जब आप कोई चीज़ खोलते हैं तो उसके बाद फिर उसके लिए मेजर्स भी लिए जाते हैं कि उससे लोगों को महफूज कैसे रखना है। अभी फ़िलहाल पतंग उड़ाना मना है, पाकिस्तान में इस पर पाबंदी है। तो एक चीज़ अगर कानूनन मना होगी तो उस वक्त जब तक वो मना है तब तक तो करने को हम नहीं कह सकते किसी को भी। तो इस वक्त तो जो भी कर रहा है वो कवानीन के ख़िलाफ़ जा रहा है, वो गिरफ़्तार हो सकता है, उसको सज़ा हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है। बाकी वही बात थी कि हम तो अक्सर ये कहते थे कि अच्छा चलें, अगर गवर्नमेंट से रेगुलेट डोर नहीं होती, वैसे तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर रियासत ये भी नहीं कर सकती तो फिर रियासत की रेट है क्या। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जिस तरह आप छतों पे उड़ाने की इजाज़त ना दें, जिस तरह F9 पार्क में इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, अगर वहाँ पे पार्क में बसंत हो सकती है एक दिन, तो लाहौर में जल्लों में क्यों नहीं हो सकती। हमारा तो ये छोटा सा आर्गुमेंट है। हाँ सर बिल्कुल। और अगेन मेरा अपना ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम, क्योंकि इस साल काफ़ी इस पर गुफ्तगू हुई है और गलत, मतलब जिस चीज़ की वजह से बहस फिर छिड़ी है
उसके हम फिर भी हम उसके खिलाफ हैं। और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है जिस बच्चे की जान गई है, उस फैमिली को तो हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि हम क्या कहें, तो उनको शायद कोई हौसला हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते। और बस इसके अगेन आप जिस चीज़ को, ये भी सर इसके अंदर बात होती है कि किसी चीज़ को अनरेगुलेटेड भी छोड़ेंगे और जिसका है एक बहुत बड़ी बेस बनी हुई है कि जी हमने करना है, तो वो रेगुलेट ना होने की वजह से फिर उसके अंदर मसाइल बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा ही सारा ये है कि इसको करें, रेगुलेटेड करें और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक दफ़ा करके देखें। अगर तो होता है ठीक है, अगर फिर भी ये अवाम माशरा नहीं तैयार इस इवेंट के लिए तो बेशक ना करें, एक दफ़ा ट्राई करें। सर चलिए आगे चलते हैं। सर क्रिकेट की दुनिया से हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं, शुरू करते हैं। आज के दिन का एक बड़ा ऐलान, ये कैप्टनसी के ऊपर जो एक बहस चल रही है, एक सिलेक्शन का अभी तक जो मोर और लेस कंफर्म्ड जो खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि शाहीन को पिछली जो इनकी इंतज़ामिया थी उन्होंने कैप्टन बनाया था वाइट बॉल का। अब बाबर आजम का नाम जो है वो फिर से आया है इस चीज़ के अंदर, तो बहुत मुमकिन है कि वर्ल्ड कप में जाते हुए बाबर जो है हमारी स्क्वाड को लीड करेगा। बिल्कुल, ये जो रूमर्स हैं वो ये हैं कि अब अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत, लेकिन सुना है कि बाबर ने कहा है जी कि मैं कैप्टनसी एक्सेप्ट करूंगा अगर मुझे तीनों फॉर्मेट्स पे बनाया जाएगा। सो अब देखें क्या बनता है। ये तो बड़ी सेल्फिश हरकत नहीं है सर बस अब क्या कहा जा सकता है, मेरे लिए जो है ना ये कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब ना ये मेरे लिए कोई बहुत अच्छी खबर है ना कोई बुरी खबर है। देखें शाहीन जो है, मतलब हमारा ज़ाती तौर पे ये हमने अक्सर इधर बात की है कि शाहीन से एंड ओवर्स नहीं करवाने चाहिए। शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है नए बॉल से, तो अगेन शाहीन को आप टीम से निकालने का तो नहीं सोच रहे ना, तो उसकी टीम में जगह पक्की है, तो वो कप्तान रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह बाबर की टीम में जगह का तो कोई मसला नहीं है ना, तो बाबर कप्तान बन जाए या ना बने हमें उसमें कोई मसला नहीं है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि खुशी की बात तब होगी जब पता लगेगा कि माइंड सेट बदल गया, और अगर माइंड सेट नहीं बदला तो फिर कप्तान कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो माइंड सेट जो है वो सीधा सीधा है, वो क्या है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आपने एंकरिंग नहीं करनी। मतलब एक इसका बिल्कुल सादा लिटमस टेस्ट है, आप स्कोर चेज करने गए हो या तो आप जीत के आओ, अगर आप हारे हो जो कि आप हार सकते हो तो आपको ऑल आउट होना है। अगर आपकी विकेटें भी हाथ में रह गई हैं और आपसे स्कोर भी चेज नहीं हुआ क्योंकि आप ऊपर एंकरिंग कर रहे थे, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। इस बात पे तो पर्चा हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, और विकेटें सर वो हमारे बुजुर्गान ने हमें सिखाया हुआ है कि यार जब कोई बंदा बहुत स्लो खेल रहा होता है यार तू विकेटें घर लेके जानी है, तो वही वाला हिसाब जो है कहीं हमारी टीम के ऊपर एक आदतन जो हमें नज़र आ रहा हो जाए वो आगे जाते हुए ना हो। उसके अलावा सर टीम जो है उसका एक स्ट्रक्चर, एक लूज सा स्ट्रक्चर जो है हमें नज़र आ रहा है, और आई होप कि मतलब वो टीम जो है वो फाइनलाइज हो ताकि फिर हम उसके ऊपर फिर अपने दीगर एनालिसिस जो है वो करना शुरू करें। उसके साथ साथ सर एक और ख़बर आई है, जो हमारी टीम जो है काकूल ट्रेनिंग आर्मी के साथ जो करने गए हैं हमारे प्लेयर्स, तो उसके अंदर से एक खबर निकली है, ये डे 3 की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर एक आपको 2 किलोमीटर का रन जो है करना पड़ता है। ज़ाहिर है फिटनेस ओरिएंटेड सारी चीज़ है, फिटनेस टेस्ट है, तो उस 2 किलोमीटर वाले रन जो है उसकी परफॉर्मेंस हमारी को इतनी अच्छी नहीं साबित हुई। उसका वजह ये है कि क्योंकि एक शख्स है उन्होंने ट्वीट के ज़रिए बताया कि जब मिकी आर्थर कोच होते थे, ये वो ज़माना है जब आई थिंक हमारी टीम इंग्लैंड भी गई थी, मिसबा लेके गया था और तब ये फिर भी ट्रेनिंग करने गए थे, तो तब 2 किलोमीटर का उन्होंने मिकी आर्थर ने रखा हुआ था कि 8 मिनट में आपने 2 किलोमीटर भागना है। सो हमारा जो सारों में से एक जो इरफान नियाजी है वो 7 मिनट में कर पाए, उसके बाद नसीम 8 मिनट 30 सेकंड, नवाज़ 10 मिनट, आज़म खान 20 मिनट। सो ये सारे का आपको एक नज़र आ रहा है कि फ़िटनेस वाली जो 8 मिनट का बेंचमार्क है जो पुराने हमारे किसी एक सीनियर कोच ने रखा था, उस पर हमारी आज की टीम जो है वो नहीं उतर पा रही। हाँ जी, रिजवान भी 8 मिनट समथिंग सेकंड की है उसने। अच्छा, अब बुनियादी बात पता है क्या है? बुनियादी बात ये है कि आपकी ट्रेनिंग तो हर तरह की होनी चाहिए, अच्छी बात है कि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। मसलन कल से अगर हम कोई बुला लेते हैं इटली से क्रॉसफिट वाला बंदा, ठीक है, वो आएगा, वो 1 हफ्ता इनको ट्रेनिंग कराएगा। अच्छा, वो जिस किस्म की क्रॉसफिट की एक्सरसाइजेज होती हैं वो उनमें से कई होंगी जो इन प्लेयर्स के लिए बिल्कुल नई होंगी, ये उसमें शायद अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके आके जाने के बाद ये प्लेयर्स और ये मैनेजमेंट
फैसला करेगी कि अच्छा उनकी इस एक्सरसाइज से हमें बहुत फ़ायदा हुआ था, ये हमने कंटिन्यू करनी है, अपनी रेजिमेंट का हिस्सा बनानी है, और ये एक्सरसाइज जो है ये क्रिकेट में काम नहीं आती, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। इसी तरह मतलब ये जो काकूल में एकेडमी कर रहे हैं, अब मिलिट्री जो है, मिलिट्री की और तरह की एक्सरसाइजेज होंगी, उनमें से कुछ क्रिकेटर्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगी, कुछ उनके काम की नहीं होंगी। इसकी बेस के ऊपर टीम सिलेक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा एक डाउटफुल मसला है। ये बिल्कुल वैसे है कि अब क्योंकि आज़म खान पे बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद हो रही है कि जी 20 मिनट लगे हैं उनको, उन्होंने बीच में रुके भी हैं वो, तो अब क्या मतलब आज़म खान को हम ना खिलाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या 20 मिनट T20 के अंदर उनको कोई ऐसा मरहला आता है जब उनको भागना पड़ता है, क्योंकि अगर तो आता है तो फिर तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं आता तो शायद वो इस फॉर्मेट के लिए ठीक है। अब अगेन बात ये है ना कि आपका टीम अगर आप देखें, अब जिस तरह कि साइम हो गया, हारिस हो गया, ये वो लोग हैं जो एंकरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास एंकर्स इतने ज़्यादा हैं। बाबर एंकर है, आप इमाद को कहोगे वो एंकरिंग कर लेगा, और मतलब आप एंकरिंग तो आप इफ्तिखार को कहोगे वो भी कर लेगा। सो एंकर्स हमारे पास बहुत है, हमें एंकर्स नहीं चाहिए, हमें अटैकिंग क्रिकेटर्स चाहिए। इसीलिए इस वक्त अगर आप बात करें T20 फॉर्मेट की, सिर्फ T20 की, मैं वनडे की टेस्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ T20 की बात करें, तो इस वक्त आज़म खान की जगह ज़्यादा बनती है रिजवान से। और हमारे शो पे ही पिछले हफ्ते उसामा भी आए हुए थे, जो कि ज़ाहिर हम दोनों से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एक केयरफुल एनालिटिकल एक जांच रखते हैं। तो उनकी भी जो टीम उन्होंने बनाई थी, ड्रीम टीम उनकी जो है, उसके अंदर उन्होंने रिजवान को नहीं रखा था प्लेइंग 11 में, स्क्वाड का हिस्सा हो सकता है। सर आज़म खान के ऊपर अगर आए तो बेचारे ने काफ़ी तनकीद का सामना किया अपने वेट की वजह से। अच्छा, अब उसकी वजह शायद ये है कि अगेन हमने अपने लेजेंड्स जो हैं हमारे, उनमें से तो इंज़मामुल हक भी एक क्रिकेटर रह चुका है जो कि अपने वेट के बावजूद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर प्ले द गेम तमाम फॉर्मेट्स में। तो तब लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था सर कि तब बाकी टीमों में भी ना एक अदद इंज़माम लेवल का स्ट्रक्चर का होता था, एक प्लेयर होता था, जैसे श्रीलंका में राणा टुंगा को आप कह लें, और भी दीगर प्लेयर्स। मतलब 92 में अगर तक आप चले जाएं तो इयन बोथम जो था वो कौन सा को बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन फिटनेस उस तरह से नहीं थी। मतलब वो फिर ऑब्वियसली ये कल्चर ज़रा ज़्यादा आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जब उन्होंने अपना टोटली चेंज कर दिया, सिस्टम ही चेंज कर दिया कि जी फिटनेस फर्स्ट मॉडल ले आए, और फिर आपके वॉटसन से लेके सारे, मतलब पॉन्टिंग, वॉटसन, स्टीव वो भी हालांकि इतना नहीं था, बट उन्होंने एक चीज़ को शुरू किया। फिर तमाम टीमों ने देखी कि ऑस्ट्रेलिया नो डाउट मतलब एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है क्रिकेटिंग नेशंस में से, तो फिर उसके अंदर उन्होंने, इंडिया ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, फिर बाकी टीमों ने भी अडॉप्ट कर लिया। हम थोड़ा इसमें पीछे रह गए और हमने फिटनेस के ऊपर नहीं तवज्जो दी। अभी जो पिछला आपका वर्ल्ड कप भी हुआ, उसके अंदर आप तमाम तर जो बड़े आपके एनालिसिस करते हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और ख़ासतौर पे जो बॉलर्स हैं उनमें, यानी कि वसीम अकरम और वकार यूनिस, वो इस चीज़ पे हमेशा तनकीद करते थे हमारे प्लेयर्स की, जिनकी फ़िटनेस नहीं है, आप बिरयानियाँ खाती हैं, ये खाते हैं। तो सर एक बैट्समैन की फ़िटनेस और एक बॉलर की फिटनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल होता है। दूसरी एक और चीज़ देखें, इंज़मामुल हक साहब की जो फिटनेस का मसला था, उसकी वजह से वो रन आउट भी हुए बहुत दफ़ा, उन्होंने रन आउट करवाए भी बहुत दफ़ा। इसके अलावा फील्ड में जब वो भागते थे तो वो स्लो भागते थे, लेकिन वो कवर कहाँ से करते थे, उनकी थ्रो बहुत तेज़ थी, ठीक है। इसी तरह वो स्लिप के कैचर अच्छे थे, वो कहीं ना कहीं कवर करते थे, कॉम्पनसेट करते थे। इसी तरह आज़म खान जो है, उसने फील्ड तो करनी नहीं है, उसने तो कीपर खड़े होना है। अच्छा चले जी, आपकी बात मान ली, आज़म खान नहीं फिट, नहीं खिलाना, ना खिलाएं। आपका विकेट कीपिंग तो हारिस भी कर लेता है, ठीक है। आप आज़म खान और रिजवान दोनों को स्किप करके एज इन स्क्वाड का हिस्सा रखें, लेकिन प्लेइंग 11 में आप अगर कोई और अटैकिंग बैट्समैन है तो उसको ले आए, कीपिंग हारिस से करवा लें। अगेन बात यह है कि आपका माइंडसेट, आपने अटैक करने जाना है, आपने एंकरिंग करने नहीं जाना। और सर दूसरा ये, जैसे आपने जिक्र किया था पिछले शो पे, मैं आप ही की बात दोहरा देता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग कैंप वाली चीज़ है, अगर तो फ़र्ज़ करें आप हार जाते हैं तो ब्लेम जो है वो फिर भी टीम पे ही पड़ना है। वो उस ट्रेनिंग कैंप के ऊपर किसी ने नहीं देखना कि जी कुछ हुआ है नहीं हुआ। पिछली दफ़ा तो चले हम जाते साथ ही लॉर्ड्स में, जो मेरे ख्याल में पहला टेस्ट था, उसके ऊपर हम वो जीते थे और मिसबा साहब ने फिर वो डंड भी निकाले थे, तो उस तरह से ये चीज़ शुरू हो गई थी। बट अगेन पॉइंट बीइंग कि फिटनेस, अगेन हम फिटनेस के साथ हैं, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब महीने 2 महीने रह गए, उसके अंदर आप आज़म खान को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको फिर भी परफॉर्मेंस से उनके खदशात हैं तो फिर इसको ज़रूर एक बहाना बनाएंगे बाद में वो, कि अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ ना, अभी PSL हुआ है, कोई और अटैकिंग बैट्समैन ले लें, हारिस तो है आपके पास कीपर। हाँ जी। प्लस इसके साथ साथ सर इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है तमाम फैंस को, मुझे भी, कि इमाद तो डेफिनेटली वेरी गुड, रिटायरमेंट से वापस आके इस कैंप का भी हिस्सा बना, लेकिन मोहम्मद आमिर जो हैं वो भी रिटायरमेंट वापस लेते हुए
मुल्क की खातिर अपनी, उन्होंने भी कहा है कि यार मैं अपनी पुट माई हैट बैक इन द गेम। और वो, और सर आप बॉलिंग लाइनअप वैसे चेक कर लें, अगर शाहीन बिगिनिंग ओवर्स में अगर आ जाए और आपके पास हारिस और आमिर हो आपको आगे तक ले जाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो है। नसीम और आमिर सॉरी नसीम और आमिर आपके पास, और उसके बाद आपका मिस्ट्री स्पिनर हो अबरार, तो बड़ा बहुत अच्छा अटैक है बिल्कुल। और फिर आपके पास शादाब भी है, उसको आपने 2 ओवर फेंकवानी है, 4 फेंकवानी है, पिच के हिसाब से। असल में आमिर जो है वो डायनामिक्स चेंज कर देता है, सारी चीज़ बिल्कुल कर देता है। बहुत इंटेलिजेंट हो गया है पूरी दुनिया की लीग्स खेल खेल के। और सबसे बुनियादी बात, उसने ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसकी एक वजह है, उसकी अगले साल ब्रिटिश नेशनैलिटी हो जानी है। और उसको पाकिस्तान खेले हुए 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, यानी कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के बाद वो आईपीएल के लिए सिलेक्ट हो सकता था। और आईपीएल जितना पैसा देती है उतना पैसा दुनिया में कोई और नहीं देता। लेकिन अब वो अगर पाकिस्तान खेल रहा है तो ब्रिटिश नेशनैलिटी के बाद भी उसको 3 साल तक तो इंडिया नहीं लेने लगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ साल पहले। उस बंदे ने आईपीएल की कुर्बानी दी है पाकिस्तान की खातिर, ये याद रखिएगा। उसने अपना काउंटी का भी कॉन्ट्रैक्ट हमने सुना है कि वो भी फॉरगो कर दिया है। तो सर ये तो सारी ज़बरदस्त चीज़ है। और देखें अभी पिछले वर्ल्ड कप के बाद से और पीएसएल जो है उसने थोड़ा बूस्ट दिया है हमारा, हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड इतना को अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के तौर पे ये जो कुछ प्लेयर्स जो पुराने थे जो वापस आए हैं, आई थिंक इनकी टीम में इंक्लूजन जो है वो होनी चाहिए। ज़ाहिर है अभी सिलेक्शन कमेटी जो हमारी है उसने अपनी फाइनल जो चीज़ है वो करनी है, लेकिन जो हम लास्ट वीक की बात करते थे इस बार सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी उन्होंने जो लोग रखे हैं उसके अंदर कुछ सरबराह नहीं है उनका, ये अच्छी बात है। बाकी आपने एक शख्स का नाम लिया था जो आप कह रहे थे शायद नहीं है, लेकिन आपने मुझे बताया वो है। जी पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अभी तक जो नाम आए हैं उसमें हसन चीमा नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। लेकिन अब हमें पता लगा है कि उस 7 रुकनी टीम में हसन चीमा मौजूद हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हमें चाहिए कि हसन चीमा अब लोगों को ट्रेन करे, अपने जैसे और बच्चे तैयार करे, ताकि हमारे पास एक तो कि हसन अगर कभी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास डाटा वाले लोग होने चाहिए। हाँ, और सर देखें अब इतनी आपकी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जो एक अब क्रिकेट के अंदर चूंकि डेटा ओरिएंटेड होगी इतनी क्रिकेट, तो जाहिर है बहुत सारे लोग जो नंबर्स पीपल हैं वो क्रिकेट के अंदर इस तरह भी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब तो आपको पता है कि जो पूरी टीम स्ट्रेटजी होती है वो ये डाटा वाले लोग बनाते हैं, वो कप्तान नहीं बनाता, वो कोच नहीं बनाता, डाटा वालों ने पहले से निकाल के रखा होता है कि ये बैट्समैन आएगा तो आपने ये बॉलर लगाना है, पहली 6 बॉलों में इसका मैचअप मुश्किल है। जब अगर ये बंदा पहली 6 बॉलें निकाल लेता है तो उसके बाद आपने ये बॉलर ले आना है। उसके इतने ओवर्स के बाद अगर ये बंदा बैटिंग करने आता है तो आपने बॉलर ये लाना है, वरना ये करना है। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी अब डाटा वाले बनाते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हमने जाना है छोटी सी ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन ब्रेक से पहले ज़रा क्रिकेट की बातें कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सर ऑटो सेक्टर को, ऑटो इंडस्ट्री को। हमारा पाकिस्तान पूरे मुल्क का सब लोगों का एक पसंदीदा टॉपिक है। खुशी की वजह से नहीं, अक्सर किसी गम और किसी खदशे और किसी गिले की वजह से होता है। तो ख़बर हम तक ये पहुंची है कि ऑटो पॉलिसी के अंदर एक रिलैक्सेशन आ रही है जो यूज्ड कार इंपोर्ट्स के ऊपर है। तो कहा यह जा रहा है सर कि जो गाड़ी 2000 किलोमीटर तक चली हुई है उसको अब एज यूज्ड कार कैटेगरी में आप डोमेस्टिक जो हमारे लोग हैं वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। सबसे बुनियादी जहाँ ये हमने खबर पढ़ी उनका ये था कि इसका मतलब है जापान ने पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर ली है जो कि ये इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट जो है हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो एक बहुत बड़ा एक मसला है। अभी नई नई हमारी एक फाइनेंस की एक डिवीज़न आई है, फाइनेंस का विंग आया, नए मिनिस्टर आए हैं जो कि एक बहुत ही एक थरोब्रेड बैंकर बैकग्राउंड के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो उनको तो ये चीज़ जो है उतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट का मसला है। और जाहिर है एलसी उलसी जो होती है वो इन्होंने देखी होंगी, कितनी खुलती हुई देखी होंगी। इसके अलावा ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए कितना सीरियस है, कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं वो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसके अंदर साथ साथ ये भी बात की जा रही है अगर पॉलिसी बनानी थी आपने यूज्ड कार की तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बनानी चाहिए थी। इसकी क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बनानी चाहिए थी इसके ऊपर आगे जाके हम बात करते हैं। बट ये सर एक नई चीज़ जो है ये हमने सुना है ये होने को जा रही है। बिल्कुल, मैं तो इसके बहुत हक में हूँ। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात है इंपोर्ट बिल की, मसला ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ तो जो गाड़ी आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है वो पार्ट्स सारे यहीं बन रहे होते,
तो फिर तो आप कहते कि जी इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। वो जो गाड़ी यहाँ असेंबल हो रही है, चीज़ें तो उसकी सारी तकरीबन बाहर से ही आ रही हैं। अब पहला सवाल ये, सो इसलिए कितना को फ़र्क पड़ जाएगा जब आप पूरा यूनिट सीबीयू इंपोर्ट कर अब ये सीबीयू है वरना सीकेडी होता है। बिल्कुल। बुनियादी बात ये है कि 50 साल बाद हालात के हैं कि ₹1 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई यहाँ पे। कोई एक मॉडल इधर किसी गाड़ी का ऐसा नहीं चल रहा जो एट पार हो दुनिया में, जो बाकी उस वक्त उनके मॉडल चल रहे हैं उन्हीं कंपनीज के। एक पेज तक ये एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सो इन जो हमें यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं 4-4 साल पुराना मॉडल नया कह के जो मिलता है, उनकी भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप इजाज़त दे दो कि जिसने गाड़ी ख़रीदनी है वो बाहर से इंपोर्ट कर ले। हाँ। जब तक इनको ये आप धचका नहीं दोगे, मतलब आप ये देखो कि ये किस किस्म की इंडस्ट्री है कि जिधर जैसे डॉलर ऊपर होता है ये अपनी गाड़ी की प्राइस बढ़ा देते हैं कि जी क्योंकि हमने तो इंपोर्ट करनी है चीज़ें, तो जब चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो भाई हम पूरी गाड़ी इंपोर्ट कर लेंगे, आप हमें माफ़ कर दो। हाँ सर, और इसमें डेफिनेटली हमारी लोकल इंडस्ट्री को हमें थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। देखें जो भी रीसेंट एंट्रेंस है जो कि कोरियन और चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं आपके, उनके ऊपर तो क्वालिटी वाइज इतने इल्ज़ामात नहीं हैं क्योंकि वो क्वालिटी वाइज बेहतर हैं। वो आई थिंक उनका जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए वो यही रहा है कि वो अपनी क्वालिटी जो है वो जापानी वेरिएंट्स जो इतने 50 साल से यहाँ पे हैं वो उनसे बहुत बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं ये, और ये अक्रॉस जो आपकी मार्केट है सब इस चीज़ को मानते हैं। इनफैक्ट जो एक चाइनीज़ ब्रांड है जो यहाँ गाड़ी लेकर आए एसयूवी ओरिएंटेड, उनको तो एक कहा जाता है कि उनकी फैक्ट्री जो है वो जैसे सीबीयू यूनिट्स जो इंपोर्ट करके उन्होंने बेचे हैं उसके मुकाबले के यूनिट्स यहाँ पे वो बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फोकस किया उसके नए प्लांट्स के ऊपर। ज़ाहिर है जो पुराने हैं उनके ऊपर तो सर हमने देखा है इतने सालों में कि जो गाड़ी की चादर होती है, जो उसकी बॉडी होती है, वो मतलब किसी इम्पोर्टेड जापानी गाड़ी के साथ खुदा ना खास्ता कोई टकरा जाए तो जापानी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी होती है, वो पेपर की तरह क्रम्बल कर जाती है। तो ये एक मसला है और ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, मतलब जो बॉडी पैनल्स हैं उसके साथ साथ सर ये जो पॉलिसी है इसके अंदर अब जो 2000 किलोमीटर अप टू 2000 किलोमीटर्स वाला है ना, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। तो तकरीबन नई गाड़ी जो है ये इंपोर्ट हो रही होगी, उसके अंदर बेनिफिट ये है उनको कि जी आप अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ढेर सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि बाहर खड़ी हो जाती हैं, लोगों के पास लॉट्स पे खड़ी होती हैं, आप जाएँ वहाँ पे पसंद करें और यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, उसके अंदर फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से बच गए। आप मतलब ना डीलर के पास जाना है, ना ऑन का मसला, ना किसी और चीज़ का मसला, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने गाड़ी इंपोर्ट की, उसकी ड्यूटी दी, सड़क पर लाए, रजिस्टर करवाएं, बात खत्म होगी। और अच्छा इसके साथ साथ सिर्फ एक चीज़ सर देखनी पड़ेगी, एक ज़माने में ये होना शुरू हो गया था कि जापान में, यूके में और दीगर और यूरोपियन ममालिक में जहाँ पर भी राइट हैंड गाड़ी चलती है वहाँ पे हो ये रहा था कि वो जो गाड़ी उनके लिए हल्का सा भी एक्सीडेंटेड गाड़ी जो होती है ना वो रोड लीगल नहीं रहती, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उन्होंने फैसला करना होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है यार कि ये हमारे बारे में नहीं है, इसको ठीक करना बहुत कॉस्टली होगा, वो जिसकी गाड़ी होती है उसको या तो नई गाड़ी दे देते हैं और वो उसको गाड़ी को रोड लीगल नहीं समझते। फिर वो गाड़ी अगर यहाँ इंपोर्ट होना शुरू हो गई तो फिर तो बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा। ये जो मेन आपके टॉप जो ऑटो लॉबी जो आपकी है, क्योंकि वो गाड़ी उनके लिए जो स्क्रैप है हमारे लिए सोना है। यहाँ के जो हमारे जो वर्कशॉप के लोग हैं वो तो ट्रेंड ही इस चीज़ में कि आप गाड़ी मंगवाएं और अगर उसको यूज में मंगवाएं, आप यहाँ आके उस गाड़ी को थोड़ी सी देर में फिट करा लेंगे, उस गाड़ी को रजिस्टर कराएं, आप चलाएं। तो ये इससे बहुत और सवाल पैदा होते हैं। मैं तो इसमें ये सर देखें, बुनियादी बात है भला हो पिछली सरकार का, पीटीआई वाली का, कि उनके वजह से ये जो आप बात कर रहे हैं चाइनीज़ ब्रांड्स आ गए, कोरियन ब्रांड्स आ गए, वरना वो हुकूमत ना आती तो हम तो शायद आज तक बिग 3 में ही फंसे रहते। सर बिल्कुल। तो बाकी ये बिल्कुल मेरा तो ये ख्याल है कि आर्म ट्विस्ट करनी चाहिए। अगर इसके बाद हमारी पॉलिसी, मतलब जो हमारे जो इस वक्त हैं ये चला रहे हैं सारा कुछ, वो ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो बस फिर वो लॉस लें। और सर आखिरी बात इसी में कि ईवी वाली मैंने बात इसलिए की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं अब आगे दौर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब तो चाइना के जो मोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालना शुरू कर दिए, फ्यूचर वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। लेकिन वो आपको याद होगा हमारे ही शो पर राफे आलम साहब भी आए हुए थे, तो उनसे भी हमने सवाल किया, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैंने भी थोड़ा उस पर कि बहुत सारे लोग जो जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं वो ज़रा एनवायरनमेंट कॉशियस होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाड़ी अपनी लेना चाहते हैं। सो असल में जो फर्स्ट हैंड आप लेंगे ना ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम कॉपर वगैरह वगैरह माइन होता है और आता है सारा वो। अलबत्ता अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो उसका फुटप्रिंट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वो पिछले ओनर ने उसको एग्जॉस्ट कर लिया हुआ है।
ये उसकी एक थियरी है। तो आप अगर सेकंड हैंड मार्केट ईवीज़ के लिए खोले ना, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ धड़ाधड़ आएंगी। सेकंड हैंड ज़रा सस्ती भी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक सेकंड हैंड मार्केट के अंदर एक मार्केट बनेगी भी, और आप बड़ी वेरिएटेड किस्म के मॉडल्स जो हैं उनकी एक छोटी इंडस्ट्री बन जाएगी। उसके मैकेनिक्स, उसके रिपेयर वाले, बैटरी का जो बिज़नेस है उनका, चार्जिंग का जो सिस्टम है उनका, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पॉलिसी के थ्रू ईवीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं। सर मेरा तो ये तकरीबन जो है ना, मुझे यकीन है कि ये इसलिए हम हर 2-3 साल बाद सुनते हैं कि जी नई ईवी पॉलिसी आने लगी है। अच्छा, ईवी पॉलिसी का क्या मतलब है? आपने इंसेंटिवाइज ही करना है ना। ईवी में लोगों को होता है कि जी हम माइलेज कितनी होगी, चार्जर लगेंगे नहीं लगेंगे। अगर आप उनको इंसेंटिवाइज करते रहेंगे तो वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे ठीक है फिर बाद में देखी जाएगी, पहले ख़रीद तो लो ना। ये क्यों नहीं करते? उसकी वजह ये है कि मैं तकरीबन मुझे ये मतलब आई अज्यूम के किकबैक्स होंगे। उसकी वजह ये है कि जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं वो मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी सेल कम हो। इसी तरह जिस तरह ये पिछली आपने बात की है कि इंपोर्ट की इजाज़त मिल गई है, मेरे ख्याल तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या ये चलेगी लंबी? उसकी वजह ये है कि क्या फिर पीछे हमारे पीछे से कोई लेन देन होगा और कहा जाएगा कि नहीं इंपोर्ट ना करो, ये जैसी इधर मिल रही है उसी पे सब्र शुक्र करो। तो ये सर मसाइल हैं। सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सर चलें आगे जाके हम इसको देखेंगे कि उसके अंदर मज़ीद चीज़ें आती हैं। आगे चलते हैं सर, तो अली मीर गंदापुर साहब की तरफ चलते हैं, सियासी ज़रा खबर हो जाए। तो उन्होंने सहाफ़ी बरादरी जो है, आप और मैं, उनसे मुखातब होते हुए कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है किसी को भी इंटरव्यू देने में, शर्त सिर्फ उनकी ये है कि इंटरव्यू जो है वो बराह रास्त चलाया जाए, विदाउट कट्स, विदाउट एडिट्स, लाइव मेरी बात सुनाई जाए। तो जिसने मेरा इंटरव्यू करना है वो आके कर ले, लेकिन ये शर्त उन्होंने रखी है, जो कि मेरे ख्याल में इतनी अनरीज़नेबल बात नहीं है। बिल्कुल अनरीज़नेबल नहीं है। मैं खुद ये सोचता हूँ, हालांकि मैं तो कहीं का वज़ीर नहीं हूँ कि, और मैं अक्सर जो है इनकार कर देता हूँ शोज़ पे जाने से, और उसकी वजह ये होती है कि जी अगर तो लाइव है तो ठीक है, अगर लाइव नहीं है मैं वहाँ पे क्या बात करके आया हूँ, अगर कट के लगती है, किस जगह से कटेगी, किस जगह से जुड़ेगी, उसका मतलब कुछ और निकल आता है। कॉन्टेक्स्ट मुझे सफाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। सो ये बड़ा ही एक ना अब आज के दौर में ये मुश्किल चीज़ हो गई है, और इस आपने भी एक अच्छा सलूशन दिया था। हाँ सर, मैंने वो सलूशन दिया था जो मेरे जहन में है कि अमूमन जो वुज़रा होते हैं या सियासी रहनुमा जो ज़रा सीनियर होते हैं, उनके साथ उनका स्टाफ भी जाता है जब भी किसी भी वो टीवी चैनल या किसी भी पॉडकास्ट शॉर्टकास्ट पे इंटरव्यू जाए। तो मेरी तजवीज़ ये है कि वो अब तो ये जो ट्राईपॉड्स होते हैं ये तो बड़े छोटे से हो जाते हैं और फिर एक्सपैंड हो जाते हैं। तो एक बंदे की ड्यूटी हो कि जी एक ट्राईपॉड सेट करके फ़ोन लगा दे उसके ऊपर, और वो इंटरव्यू पूरे का पूरा जो है वो एक उसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग है जो आपकी कॉपी है उसकी। यानी कि अगर बाद में जब वो शाया होता है इंटरव्यू तो, और उसके अंदर कोई भी चीज़ कट जाती है या कोई भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, तो आपके पास बाकायदा प्रूफ होगा जी कि मेरे अपनी कॉपी मेरे पास ये देख लें और साइड बाय साइड वो देख लें कैसे कटा है वो। तो आप जो है उसके अंदर सुरखरू हो जाएंगे और आपकी जो मसले मसाइल हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे। तो ये मेरा मशवरा है लोगों को। ये बहुत अच्छा मशवरा है। और अगेन आपके पास स्टाफ ना भी हो, आपका फ़ोन है, आपका ट्राईपॉड अब जेब में आ जाता है, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले एक कोने पे वो लगा दें। ये सबको करना चाहिए। और अगर आपको कोई मना कर दे ये करने से, आपने ठीक है फिर मैं इंटरव्यू नहीं देता, बात खत्म हो गई। तो गंदापुर साहब ने सर जिद्दत इस चीज़ में। अच्छा सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सर हमारी जो टैक्स अथॉरिटी उन्होंने अपना तोपों का रुख जो है उस्तादज़ा की तरफ कर लिया। FBR ने एक तवील फहरिस्त निकाली है टीचर्स की जो टैक्स नॉन फाइलर्स हैं, जो नॉन पेयर्स ऑफ टैक्स हैं। और नॉन पेयर तो शायद ना हो, लेकिन नॉन फाइलर है सर। नॉन फाइलर नॉन पेयर एक कोई होता है सर। अच्छा सॉरी मजाक कर रहा हूँ, सब पेयर होते हैं, नॉन फाइलर कुछ और होता है। तो अच्छा टीचर्स की तरफ उन्होंने तोपों का रुख किया और उन्होंने कहा है जी कि इसके अंदर जो 2023 का टैक्स ईयर के अंदर जिन्होंने टैक्स नहीं भरा उनको फाइन्स होंगे अप टू 40,000 रुपये तक। तो इसमें सर सिर्फ मसला ये है कि टीचर्स जो है, हम देखते हैं पब्लिक सिस्टम में जो होते हैं उनकी पहले ही बड़े मसले मसाइल हैं। हम इस शो पे कितनी दफ़ा हम रेज़ कर चुके उनके मसले मसाइल। तो अब उनको आपने टैक्स ब्रैकेट में लाना ही है। तो ये धमकी नुमा बातें कि जी हम जुर्माना कर देंगे और अब आप पकड़े, आप हमारी नज़रों में। असल में ख़बर जो थी वो पड़ती ही ऐसे है ख़बर कि ये अब उनकी नज़रों में आ गए, उनके शिकंजे में फंस जाएंगे ये। तो ये ज़रा बुरा लगा मुझे। जो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ करने वाली है ना इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले, वो ये है कि फ़ाइल करना इतना आसान बनाएं। आयरस जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आप टैक्स फाइल करते हो उसको इतना इजी टू यूज़ होना चाहिए
कि कोई भी शख्स जो कि इस वक्त वो नहीं है, कोई भी शख्स आसानी से उसको कर सके। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर तो आप खुद कर सकते हो तो आप कर लोगे। अगर आप किसी टैक्स लॉयर से करवाते हो तो कम से कम भी 5,000 रुपये तो वो लेगा। अब सरकारी असातिज़ा से ख़ास तौर पे ये एक्सपेक्ट करना, मतलब प्राइमरी का एक सरकारी टीचर जो है उसको साल में 5,000 रुपये भी निकालने पड़ जाए किसी काम के लिए तो उसको दुखेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो सरकारी असातिज़ा है ना, नंबर 2 बात वो ये है कि अगेन वैसे तो जाहिर है ये फ़र्ज़ है हर शख्स का कि वो टैक्स फाइल करे, लेकिन और अमूमन अब ये भी हो गया है कि लोग एक से ज़्यादा नौकरियां करते हैं क्योंकि एक में उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स खाली सरकारी उस्ताद ही है तो उसकी जो तनख्वाह है वो तो वैसे ही टैक्स तो कट के आती है, वो तो उसने बाद में कौन सा जमा करना है। हुकूमत पाकिस्तान तो वो अगर इस तरह के लोगों को ये टैक्स नेट में ला रहे हैं ना, मतलब FBR अगर इतनी कोशिश कर रही है, मतलब वही बात है कि जो कारोबारी हजरात हैं या जो बड़े बड़े जागीरदार हैं उन पे इतनी कोशिश नहीं हो रही जितनी इन पे हो रही है। तो वो मसला वही है कि इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे नंबर शो करना है कि देखें इस साल इतने लोग हम टैक्स नेट के अंदर ले आए। उनके टैक्स नेट के अंदर आने से भी टैक्स कलेक्शन में कोई इजाफा नहीं हो रहा। ये बेसिकली FBR ने केक काटना है कि जी इतने लोग हम और टैक्स नेट में ले आए। तो बट ठीक है, कर लें कोशिश। सर इसमें चले मेरा एक और है कि ये भी हम खबर आज हमने इसी शो पे की थी कि FBR की तरफ से एक इश्तिहार भी तमाम मीडिया पे शाया हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा था जी अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो वो ऐसे था कि जी घर पे कुछ खड़े हैं मियाँ बीवी, उनकी पहले बत्ती कट गई, फिर फ़ोन बंद हो गया, फिर गैस बंद हो गई, पानी बंद हो गया, जो भी था। तो जाहिर है वो चीज़ तो हमने भी तब भी कहा था कि इतने महकमों को आपने साथ लेके चलना है कि सब कुछ बंद कर दो फलाने बंदे का, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, तो उसे नहीं हो पाया। उसी खबर के अंदर साथ साथ ये भी था कि ये बात पता चली कि FBR के अपने जो मुलाजमीन हैं जो FBR में काम करते हैं तमाम, मैं सीनियर की नहीं बात कर रहा बट बाकी कई किसी हर लेवल पे होते हैं, वो उनमें से खुद बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि टैक्स फाइलर नहीं हैं। तो मेरे तो ख्याल में जो सारी क्लीनिंग है और ऑडिट है और सब कुछ है, इट स्टार्ट्स एट होम। आप अपना घर तमाम तौर पर सीधा करके साफ़ कर दें और आपका हर मुलाजिम जो है जो आपके पेरोल पे है, आप उसके साथ उसका पता होना चाहिए कि जी ये फाइलर है। तब ये हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर आप आए बाकियों पे, अपना तो करें पहले। जिस दिन आप अखबार में एक इश्तिहार छापेंगे ना, वो सबसे बड़ा थ्रेट का काम करेगा और वो FBR की तरफ से इश्तिहार होगा कि FBR के कुल मिला के इतने एम्प्लॉयज़ हैं और सब के सब ने 2023 का टैक्स फाइल कर दिया, अप टू डेट है। सर फिर आप देखें सब जो है ना, ये सर क्या हमने मीडिया स्ट्रेटजी बना दी है उनके लिए, सर होनी नहीं है लेकिन हमने स्ट्रेटजी ज़रूर बना दी है सर। चले अच्छे सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर सरकारी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये खबर असल में ये उस खबर का एक अपडेट है जो हम पहले ही कर चुके हैं। हमने बताया था कि GOR जो है उसको एक नया एक एरिया देने का फैसला कर रहे हैं, वहाँ बनाने चाह रहे हैं। उसकी वजह भी ये थी कि बहुत सारी जो मूवमेंट्स होती हैं, GOR अब तो बिल्कुल ही मतलब लाहौर के सेंटर में है ना, जस्ट ऑफ माल रोड। सर ये भी रहेगा, वो एक GOR एक और बन रहा है। अच्छा, फेज 9 में DHA में। तो जो मेरा अजम्पशन ये है कि जो सीनियर रहनुमा हैं आपके, जिनको प्रोटोकॉल चाहिए होती है मूवमेंट के लिए होती है, उनको शायद वहाँ शिफ्ट कर दें, जो भी है चलें। वो खबर तो वो तो पुरानी थी। तो और उसमें बहुत बेताशा फ्लैट्स बन रहे थे, फ्लैट्स ही बन रहे थे, सब फ्लैट से आगे जा चुकी बात। तो पता ये चला कि वहाँ पे 127 घर सरकारी जो हमारे हैं लोग जो हैं उनके लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाए जाएंगे 2-2 कनाल के, और फ़ी घर जो इसकी कीमत है वो 35 करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही है। तो वेरी गुड सर, ज़बरदस्त सर, ये बेहतरीन है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए इन लोगों ने करना है काम, इन लोगों ने करनी है कौम के लिए खिदमत, और उसके लिए आपको चाहिए सुकून, उसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, पीस ऑफ माइंड। तो सर फ्लैट में नहीं मिलेगा वो, नहीं, फ्लैटों की गेम नहीं है ये। मैं तो कहता हूँ सर ये 2 कनाल भी ना, एक ये जगह ज़रा महदूद पड़ जाएगी इवेंचुअली, तो आगे की सोचें। और ये 2-2 की जोड़ियाँ करके 4 का एक बनाए कटिंग, और वहाँ पे इनको जब आप कहेंगे ना तो फिर देखें इनकी जो सोच है वो कितनी फिर लार्जर देन लाइफ हो जाती है। तो सर मेरे तो ख्याल में ये आज की बेस्ट खबर है। बिल्कुल, आप वो चाह रहे हैं कि जिस तरह वर्जीनिया में फेयरफैक्स, आर्लिंगटन वगैरह में 1/2 एकड़ की कटिंग होती है, वो मिलनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को। बिल्कुल, देखिए मेरे एक दोस्त है, उसकी ना शादी के बाद वो बड़े घर में शिफ्ट हो गया, तो उसने ना मेरे घर आना छोड़ दिया। उसने कहा कि ये जो है ना तेरा घर छोटा है, तो इसमें ना
दीवारें मुंह को आई हुई हैं, तो मैं ना सोच नहीं पाता कोई बड़ी बात, सोच में दूध हो जाती है। सोच में दूध हो जाती है। सो मैं अब आदत मुझे पड़ गई है खुले हवादार बड़े कमरों में बैठने की। जितना आप दूर तक देख सकोगे ना, उतनी आपकी सोच दीदा बीना आपकी बड़ी हो जाएगी। सर यानी कि आप कह रहे हैं कि इन लोगों को डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी जो है ज़्यादा चाहिए। इंसान जो है ना, वो कहा जाता है कि 20-20 विजन जो होती है वो मतलब उसका होता है कि 20 फुट तक या 20 गज तक, दोनों में से कोई एक है जहाँ तक साथ देख सकता है। सर 20 गज नहीं, ये लोग जो है ये 100 तक ऑलरेडी देख सकते हैं। अगर आप 20 के ऊपर दीवार खड़ी कर देंगे तो ये 100 गज पे कैसे देखेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ सर 2 कनाल का लॉन जहाँ पे ऑक्सीजन भी जाए, सोच भी उभरे, और 2 कनाल की कोठी घर जहाँ पे वो रहें। सर इससे बेहतर मेरे ख्याल में प्लान ही कोई नहीं। आई कंकर +1, मेरा इस बात पे आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। सर वाह, सर वाह। तो सर बाकी चले हैं सर, हम इनको हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द होए और बेहतरीन होए। यहाँ हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर टैक्स की हम बातें कर ही रहे थे तो एक और ख़बर पता चली। शहबाज शरीफ साहब ने एक किसी तकरीब में किसी जगह पे ये जिक्र किया इंसेंटिवाइज़ करने के लिए कि लोग टैक्स दें। सर देखिए ना, आउट ऑफ द बॉक्स तो मियाँ साहब सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो इस मुल्क के हाईएस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं ना, उनके लिए एक मज़ीद इंसेंटिव और लोगों के लिए कि वो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स बने, और जो ऑलरेडी हैं उनको अब जो आपका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है ऑनररी तौर पे, ब्लू पासपोर्ट जिसे कहते हैं, वो दिया जाएगा उनको बतौर के इनाम। समझ लें आप कि जी आपने क्योंकि इस मुल्क में आप इतनी देर से टैक्स पे कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी उसके निचली कैटेगरी के आते हैं, निचली स्लैब में आते हैं, उनके इनाम तो नहीं अभी बताया इनके, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वो। तो बहरहाल जो हाईएस्ट है उनको ये मिल रहा है। सर ये ना गम की बात भी है और खुशी की बात भी है। सर गम क्यों है? हाँ, गम इस वजह से है कि प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे हैं वो अपनी काबिलियत से कभी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर खुद इंसेंटिव दे रहा है कि ताड़ी मेहरबानी टैक्स दे दियो तो साढ़े को ए ले लो, क्योंकि साढ़े को कलेक्ट तो नहीं होना। ठीक है। सो गम इसलिए, खुशी इसलिए है कि बहुत अच्छा स्टेप है, यही करना चाहिए क्योंकि आप यही कर सकते हैं। टैक्स जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो आप देते हो और उसके बदले में आप सर्विसेज लेते हो। ये मुल्क सर्विसेज नहीं देता। सो आप कुछ ना कुछ तो दोगे तो लोग टैक्स जमा करवाएंगे। बिल्कुल सादी सी बात है, अगर कोई टैक्स देगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि जब उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो पुलिस उसकी मदद करे, जब उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो अदालत फौरी इंसाफ दे। ये वो सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि उसको नहीं मिलती, तो फिर वो क्यों टैक्स देगा? फिर आपको इसी तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। सर ये डिबेट जो है ना सर, मैं इस तरह कह देता हूँ कि मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखी अमेरिका की, जिसमें एक खातून किसी पुलिस वाले से बदतमीज़ी कर रही थी, अमेरिका के किसी शहर की, मैं शहर का नाम नहीं भूल गया हूँ। तो उसमें वो कहती है कि आई पे योर सैलरी पुलिस वाले को। अच्छा, अब उस पुलिस वाले का जवाब जो था ना वो बड़ा था, वो असल में किसी ब्रेक पे था या इस किस्म की कोई बहस थी कि तुम छुट्टी क्यों कर रहे हो। तो उस पुलिस वाले ने आगे से कहा कि बिल्कुल आप पे करती होंगी मेरी सैलरी, लेकिन मैं इंसान हूँ, तो मेरी जो ब्रेक है हर 5-6 घंटे की शिफ्ट के बाद मैं खड़े होकर अपना कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी जो है वो मैं कंज्यूम करूँगा, तब आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस शख्स ने ये नहीं कहा कि आप मेरी सैलरी नहीं देती। उस शख्स ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि बिल्कुल आप बतौर शहरी मेरी तनख्वाह आप देती है और मैं आपकी खिदमत में यहाँ हाजिर हूँ। यहाँ पे सर उल्टा है। यहाँ पे कोई भी मतलब पुलिस को हम ही क्योंकि साइडलाइन कर देते हैं, या तो तमाम इदारे जो हैं अगर आप उनके पास चले जाएँ, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएँ, किसी महकमे में चले जाएँ, को आपका काम है फंसा हुआ है, वहाँ पे अगर आप ये कहना एक दफ़ा कह के तो देखें यार कि आप सबकी तनख्वाहें जो है मेरे उससे आती है, आप देखें पर आपका काम कितनी और स्लोली होता है, या आपको निकाल क्यों नहीं देते वहाँ से। तो ये सर ये मेंटालिटी जो है ये अवाम में शायद है, लेकिन जो लोग अक्रॉस द टेबल हैं, जो उस तरफ बैठे नहीं,
ये उनके जहन में कभी ना है ना आई है, क्योंकि ये कल्चर ही नहीं आज तक हमने डेवलप किया। बिल्कुल, इसमें ना आप एक और चीज़ ऐड कर लें, आजकल बड़ा ये प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी खबरें लगा रहे हैं, इनका बड़ा दिल है करने का, और हम जैसे लोगों को तो वो कहते हैं कि आप इसको प्रमोट करो, आपको क्या मसला है, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हैं। आजकल प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं तो प्रॉपर्टी टैक्स लेने के खिलाफ हूँ। अच्छा, फिर वही बात है कि हमारे हुक्मरान कहते हैं कि भाई यहाँ तो तेरे को होन, तेरे पास तो प्लॉट भी नहीं, तो तुझे क्या मसला है। मसला ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है कौन? लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि वो जब कलेक्ट करती है तो फिर मुझे पता होता है कि ये मेरे घर से पिक हुआ है, कलेक्ट हुआ है, मेरे इलाके से हुआ है, ये मुझे लगता नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोकल गवर्नमेंट का नफाज किए बगैर प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज कर रहे हो, वो जा कहाँ रहा है, मुझे बता कौन रहा है कि मेरा टैक्स किधर जा रहा है। कनाडा में मेरे दोस्त चीज़ें लेते हैं, फ़ोन करते हैं सरकारी नंबर पे, और वो कहते हैं कि मैंने टैक्स जो इस दफ़ा जमा करवाया था वो किस जगह पे लगा है, वो पूरा चेक करके कहते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं भी गरीब से, वो कहते हैं आपने तो पूरे साल में $300 दिए हैं। कहते हैं नहीं, मुझे हिसाब दो 300 किधर लगे। इसलिए तो सर जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुहज़्ज़ब ममालिक, उनका कॉर्नर स्टोन जो है वो ये टैक्स सिस्टम है, जिसके अंदर टैक्स अगर आप सर अमरीका बाकी दुनिया में आप टैक्स ना दें तो आप फारग हैं, आप जेल में हैं। टैक्स इवेजन वहाँ बहुत सी, यहाँ भी देखें हम बात कर रहे हैं कि टैक्स देखी जाएगी क्या, क्योंकि कल्चर है ना सर, और ये कल्चर भी उस तरह से एक सिक्लिकल है, मतलब उस तरह नहीं है कि मतलब हम नहीं देते क्योंकि काम नहीं मिलता, वो उनको मिल नहीं रहा तो कहते हैं हम काम क्यों करें। हम एक उस साइकिल में ही फंस गए हैं कि जो चलता रहेगा जब तक इसके अंदर कुछ स्ट्रिंजेंट पॉलिसी नहीं आएगी। बहरहाल जहाँ तक ये ब्लू पासपोर्ट वाली बात है, ठीक है, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इसको आप यहाँ क्यों रोकते हैं? आप मज़ीद इंसेंटिव दें। आप जो निचले स्लैब वाले पेयर्स हैं, जो भी पे कर रहा है उसको ये तो आपने दे दिया कि जी आप गाड़ी रजिस्टर कराएंगे तो वो सस्ती होगी, आप घर लेंगे तो आप फाइलर है तो सस्ती होगा। इसको और बढ़ा दें, इंसेंटिवाइज और करते हैं। देखिए, बुनियादी बात एक और भी है, वो ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जी वो हमें मिलता नहीं तो हम आपको सर्विसेज कैसे दें, वो कहते हैं जी हम टैक्स क्यों दें जब हमें सर्विसेज नहीं मिलती। भाई बात ये है कि आप कोई इसका मैकेनिज्म बना लें, इदारे अपने तय बना लें। पुलिस कहे कि महीने के हमारे पास ज़ाहिर है सबको डील करने के लिए वसाइल नहीं है, लोग नहीं है, अंडर स्टाफ्ड है, हम पहले 1200 केसेस को पूरा मन लगा के करेंगे, उसके बाद वालों को इग्नोर कर देंगे महीनों में। कोई तो सिस्टम बनाए ना, बजाय ये कि जो पहले आ रहा है उसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा, जो आखिरी आ रहा है उसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। सर बाकी सर ये तो नहीं, सारी तमाम बातें टैक्स की भी, क्रिकेट की भी और चीज़ों की भी, टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है। नाज़रीन, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।